हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। हमारा ज्यूडिशरी वाला चैप्टर चल रहा था जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, उसमें जितने भी आर्टिकल्स थे वो मैंने आपको समरी में भी और ब्रॉडली भी दोनों तरह से कवर कराए हैं। ठीक है, उसके नोट्स आपको बनाने हैं ताकि आपको रिवीजन में आसानी रहे। इसके बाद ये वाला लेक्चर मैंने इस वजह से बनाया है क्योंकि कई बार मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक किए हैं और टेस्ट सीरीज़ में भी देखा है कि न्यायालय की स्वतंत्रता को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या किए गए हैं। इसलिए मैंने ये वाली शॉर्ट वीडियो इस पर बनाई है कि न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, इससे आपकी नॉलेज भी एनहेंस होती है, इसके साथ साथ क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में भी आसानी होती है। ठीक है, जब मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी 2-3 क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं। ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया है। उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए क्या क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, क्या क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। भारतीय लोकतंत्र, क्योंकि देखो सर्वोच्च न्यायिक संस्था है भारत की, तो इसकी स्वतंत्रता होनी आवश्यक है। ठीक है, इसीलिए संविधान ने इसकी स्वतंत्रता के लिए अलग से प्रावधान किए हैं। उन प्रावधानों को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र और राज पद्धति में उच्चतम न्यायालय के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, संघीय न्यायालय याचिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की गारंटी करता और संविधान के अभिभावक है। ठीक है, गार्जियन है, संविधान का व्याख्या करता है, अंतिम अपीलीय न्यायालय है, मुख्य मूल अधिकारों का रक्षक है। तो इसके लिए इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखना संविधान का आदर्श है। इसके बाद इसमें कहा गया है इस तरह इसे प्रदत्त कार्य करने के लिए प्रभावी स्वतंत्रता की आवश्यक है। ठीक है, प्रभावी स्वतंत्रता और इसके अधिकार काफ़ी अहम है ताकि ये अपने कार्यवाही का संचालन अच्छे से कर सके। ठीक है, ये अतिक्रमण, दबाव और हस्तक्षेप किसी भी कार्यकारी मंत्रिपरिषद का या संसद के विधानमंडल का से स्वतंत्र होना चाहिए और बिना डर के पक्षपात से न्याय देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि समान न्याय, सभी को समान रूप से न्याय मिले। ठीक है, ये क्या है, भारतीय संविधान का आदर्श है। तो इसी आदर्श से प्रेरित होकर उच्चतम न्यायालय को स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, इसकी स्वतंत्रता के लिए प्रावधान किए गए हैं, आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, पहला है नियुक्ति का तरीका। आपको मैंने बताया था कि संविधान में इसकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को अधिकृत किया गया, यानी राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेंगे किस पर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। तो नियुक्ति का तरीके का इसमें स्वतंत्रता इसलिए दी गई है क्योंकि जो नियुक्ति की जा रही है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जा रही है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा की जा रही है, राष्ट्रपति को उनसे सलाह लेना अनिवार्य बनाया है, इसीलिए इनकी स्वतंत्रता इससे सुनिश्चित होती है। देखो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति यानी कैबिनेट न्यायिक सदस्यों अर्थात उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा की सलाह पर की जाती है एवं सुनिश्चित करती है कि ये न्यायिक नियुक्ति राजनीतिक पर आधारित ना हो। ठीक है, इसमें किसी भी संसद, विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए इसका राजनीतिकरण ना हो। इसीलिए इसमें किसकी नियुक्ति का कॉलेजियम का प्रावधान, संविधान में कॉलेजियम का प्रावधान नहीं था, लेकिन संविधान में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस की सलाह पर, परामर्श पर राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। इसलिए उनको किनको प्रेफरेंस ज़्यादा दी गई है, न्यायाधीशों को प्रेफरेंस दी गई है। इसका राजनीतिकरण नहीं हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। तो ये पीछे पूछा गया है कि क्या नियुक्ति का तरीका इनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, तो आंसर आ जाएगा जी, इनकी नियुक्ति का तरीका इनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। इसके बाद कार्यकाल की सुरक्षा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, प्रदान की जाती है। उन्हें संविधान में उल्लेखित प्रावधानों के जरिए सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उनको हटाने की जो प्रक्रिया है बहुत लंबी है। ठीक है, बहुत गहरी है, और इसके साथ उन पर महाभियोग की जो प्रक्रिया पारित की जाती है, दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, इसलिए उनको आसानी से नहीं हटाया जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि उनको कार्यकाल की सुरक्षा है। इसका तात्पर्य यदि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है लेकिन उनका कार्यकाल उसकी दया पर निर्भर नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो कार्य नहीं करते। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। ठीक, राष्ट्रपति जब भी हटाएंगे जब उन पर महाभियोग सिद्ध हो जाएगा। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति नहीं हटा सकते, तो इसीलिए उनको कार्यकाल की सुरक्षा है, ये उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है।
फिर नेक्स्ट है निश्चित सेवा शर्तें। मैंने आपको बताया था कि इनके वेतन संचित निधि पर पारित होते हैं, जिसमें दो फायदे होते हैं संचित निधि पर। एक तो संसद मतदान नहीं कर सकती, दूसरा इनकी वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। इनके लिए इसीलिए इनकी निश्चित सेवा शर्तें होती हैं जो इनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, अवकाश, विशेषाधिकार, पेंशन निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। इन्हें उनके लिए प्रतिकूल ढंग से निर्मित नहीं किया जा सकता, सिवाय वित्तीय आपातकाल के। जब वित्तीय आपातकाल होगा उसी दौरान इनके वेतन में कटौती की जा सकती है, अन्यथा नहीं। ठीक है, इसीलिए निश्चित सेवा शर्तें भी इनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती हैं। संचित निधि से व्यय, मैंने अभी आपको बताया, संचित निधि पर इनके व्यय भारित होते हैं, इसलिए उनमें ना तो कटौती की जा सकती है, ना मतदान किया जा सकता है, इसलिए इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। फिर इसके बाद न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती। न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 221 जो संसद को निषेध करता है कि इसमें संसद में किसी भी न्यायाधीश के आचरण पर बात नहीं की जाएगी, न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा नहीं की जाएगी सिवाय महाभियोग के। और इसी तरह 211 आर्टिकल 211 विधानमंडलों को अधिकृत करता है कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके आचरण पर बात नहीं की जाएगी। 221 संसद को अधिकृत करता है और 211 विधानमंडलों में इनके आचरण पर बात करना निषेध करता है। महाभियोग के अतिरिक्त, ये ध्यान रखना है, महाभियोग के अतिरिक्त संविधान में न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में या राज्य विधानमंडल में बहस पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिर इसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद कार्यकाल पर रोक, वकालत पर रोक। सेवानिवृत्ति के बाद जब इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, ये किसी भी राज्य के न्यायालय में या किसी भी न्यायिक प्राधिकरण में कार्य नहीं कर सकते। इस पर रोक लगाई गई है ताकि इनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जा सके। सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत में कहीं भी किसी भी न्यायालय में प्राधिकरण किए गए करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, यानी प्राधिकरण में कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ऐसा यह सुनिश्चित करने में कार्य करने की स्वतंत्रता, ये डबल हो गया, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि वह निर्णय देते समय भविष्य को ध्यान में ना रखें। भविष्य को ध्यान में ना रखें कि हमें भविष्य में इनके साथ काम करना पड़ सकता है, तो इनके पक्ष में निर्णय दिया जाए, इसीलिए इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। इनके कार्यकाल के बाद किस आर्टिकल में ये प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 124 का क्लॉज 7 कहता है कि कोई भी न्यायाधीश अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद किसी भी न्यायिक प्राधिकरण में कार्य नहीं करेगा। अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति, ये हेडिंग्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये सीधे सीधे ऑप्शंस में ऐसी आ जाएंगी कि कौन कौन न्यायालय की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो आपको इनकी हेडिंग्स ज़्यादा याद रखनी है, इनका जो एक्सप्लेनेशन है उसको समझना है कि ये क्यों इनकी शक्ति का प्रावधान करती है। ठीक है, इसके बाद अवमानना पर दंड देने की शक्ति मैंने आपको बताया था। न्यायालय की अवमानना का मतलब क्या है? जब कोई भी आदेश कानून न्यायालय द्वारा दिए गए हैं और निचले न्यायालय उसे ना माने तो न्यायालय की अवमानना होती है और इस पर वो दंड दे सकता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है जो उसकी अवमानना करे। इसका तात्पर्य है कि इसके कार्यों, फैसलों या किसी इकाई द्वारा आलोचना नहीं की जा सकती। जो इनके कार्य हैं, इनके फैसले हैं, उसकी आलोचना नहीं की जा सकती और इनके आदेश निर्देश को मानना बाध्य है। ठीक है, इनकी शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है कि वे अपने प्राधिकार की मर्यादा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। ठीक, इनकी अवमानना की शक्ति इनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। फिर नेक्स्ट है अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता। मैंने आपको आर्टिकल 146 पढ़ाया था। आर्टिकल 146 में मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट के जितने भी अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही की जाती है, इसीलिए इनकी इस बात भी स्वतंत्रता निश्चित होती है। ठीक है, अपने स्टाफ की नियुक्ति स्वयं निश्चित करते हैं और उनकी सेवा शर्तें भी इनके द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को बिना कार्यकारी के हस्तक्षेप के, यानी कोई भी बाहरी परामर्श के बिना अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार है। वह उनकी सेवा शर्तें भी तय करते हैं। ठीक है, कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 146 के तहत। इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। फिर उसके बाद इसके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती। ठीक है, इनके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती। संसद आर्टिकल 135 के तहत इनकी अधिकारिता में वृद्धि कर सकता है, लेकिन इनके न्याय क्षेत्र में कटौती
नहीं की जा सकती। संसद उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र में शक्तियों में कटौती का अधिकार नहीं है। संविधान में इसके न्याय क्षेत्र एवं विभिन्न कार्यों का उल्लेख किया गया है। हालांकि संसद इसमें वृद्धि कर सकती है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 135 के तहत, ठीक है, लेकिन कटौती नहीं कर सकती। तो इसके बाद नेक्स्ट है कार्यपालिका से पृथक। मैंने आपको बताया था कि कार्यपालिका, विधायिका तीनों के अलग अलग क्षेत्र बनाए गए हैं। तीनों की शक्तियों को निर्धारित किया गया है और तीनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हैं। इसीलिए इसकी कार्यपालिका से पृथकता बनाई गई है जो सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। संविधान निर्देश देता है कि राज्य लोक सेवा की कार्यवाहन के मसले पर कार्यपालिका की न्यायपालिका से अलग करे, ठीक है। इसका मतलब है कि कार्यकारिणी को न्यायिक शक्तियों को रखने का अधिकार नहीं है। तदनुसार इसके कार्यवाहन के उपरांत कार्यकारी प्राधिकारियों को न्यायिक प्रशासन में भूमिका समाप्त हो गई है, यानी कि मंत्री परिषद की न्यायालय में भूमिका को सुनिश्चित नहीं किया गया। अब इसको एक समराइज में देखेंगे। नियुक्ति का तरीका उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। उनकी निश्चित सेवा शर्तें हैं। उनके जो वेतन है वो संचित निधि पर भारित होते हैं। तो इसके बाद न्यायाधीशों के आचरण पर बहस करने पर रोक लगाई गई है। आर्टिकल 221 के तहत संसद में और 211 के तहत, आर्टिकल 121 के तहत संसद में और आर्टिकल 211 के तहत विधानमंडलों में। इस सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक लगाई गई है। आर्टिकल 124 के क्लॉज 7 में उनकी सेवानिवृत्ति यानी कार्यकाल की समाप्ति के बाद वो किसी भी राज्य के न्यायिक प्राधिकरण में कार्य नहीं कर सकते। अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय घोषित करता है सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें उसको दंड देने की, उसकी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति का प्रावधान किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद अपने स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 146 प्रावधान करता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारियों की, अपने कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं करेगा। इसके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती। संसद आर्टिकल 135 के तहत आर्टिकल 135 के तहत इनके न्याय कार्यों में वृद्धि कर सकती है, न्यायिक क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है, लेकिन इनकी कटौती नहीं की जा सकती। फिर कार्यपालिका से पृथक रखा गया है न्यायपालिका को, ठीक है, जो इनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझा दी है। इसकी हेडिंग सिर्फ आप अपने नोट्स में इसकी हेडिंग लिखेंगे ताकि एग्जाम में अगर हेडिंग आ जाती है तो आप उससे समझ जाएं कि हाँ ये इनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है या नहीं। इसके साथ साथ आपका जुडिशरी वाला चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। कोई भी क्लॉज मैंने छोड़ा नहीं है। जितनी भी चीज़ें थी वो सब ब्रॉडली कवर कराई है शॉर्ट नोट्स के साथ। इसके बाद आपके अगले लेक्चर में मैं जुडिशरी से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। नोट ज़रूर बनाने हैं। थैंक यू सो मच।